हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे गुजसेट कुमार 2020 पेपर सेट का पेपर नंबर 3। आई होप कि आपने पहले सॉल्व कर लिया होगा, तो जो भी डाउट्स है वो ये लेक्चर से आप देख पाओगे। चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन। व्हेन टू प्लास्टिक रॉड्स आर रब विथ कैट्स फर। हमको पता है कि कैट्स फर जो है उसके साथ हम प्लास्टिक रॉड घिसेंगे तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, लेकिन दो प्लास्टिक रॉड के बीच में रिपल्शन होगा। तो दे रिपेल्स ईच अदर बट अट्रैक्ट्स द फर। याद रखना, सही है। टू नो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ सब्सटेंस विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रो। अरे इलेक्ट्रो यहां पे कहां लिखा है? यहां पर तो मैंने माइक्रो कर दिया। ओके बच्चों, देखना ये भी एक सीख है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सही है। थर्ड, देर आर टू स्मॉल स्फीयर प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ देर इज नो नॉन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 10 to power minus 19 न्यूटन एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर, then number of electrons, okay, number of equal electrons are placed on each sphere is equal to। तो फोर्स हमको पता है कि दो स्फीयर्स है, दोनों पे चार्ज सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। किसी एक स्फीयर पे n एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज हो जाएगा Ne। तो यहां पे लिख सकते हैं एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो एन स्क्वायर आपको मिल जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर। चलो तो एन स्क्वायर, एफ कितना? 10 to power minus 19, आर कितना? 3 into 10 to power minus 2 का स्क्वायर अपॉन के कितना? 9 into 10 to 9, ई कितना? 1.6 into 10 to power minus 19। चलो 9 निकल गया, तो यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाई 1.6 तो 0.625 हो जाएगा। पावर को सेट कर लेते हैं तो -19 एक निकल गया। यहाँ पे करेंगे तो -13 हो जाएगा। ये -4 और -9 तो ये हो गया ना। अरे ई स्क्वायर करना था, नहीं मैंने कुछ गलती की। हाँ ई स्क्वायर करना था ना, मैंने कुछ गलती की। यहाँ पे ई स्क्वायर करना था, याद रखो याद रखो, यहाँ पे ई स्क्वायर करना था। हाँ तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा इसको अलग करेंगे। ओके चलो चलेगा ये। तो देखो ये दोनों तो निकल गए, ये 3 का पावर 9 निकल गए। एक 19 एक पावर निकलेगी, एक पावर तो यहाँ पे रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 to power -4, नीचे 10 to 9, ये 1.6 का स्क्वायर होगा, और एक 10 to -19 तो हमने यहाँ से निकाल दी है। ये क्या होगा? 10 to power -10 ऊपर जाएगा तो 10 to power 6 अपॉन 1.6 का स्क्वायर, ये आपका n स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 to 3, ये आपका n स्क्वायर आ गया। तो आप n क्या लिख पाओगे? इसका स्क्वायर रूट आप करोगे, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो n इज इक्वल टू ये 10 to 3 पावर अपॉन 1.6, ये 1000 अपॉन 1.6 क्या आएगा? 625 आएगा मेरे हिसाब से। सही है, सही है। देख लेना एक बात ध्यान से। फोर्थ, charges on 3 concentric spheres of radii r, 2r and 3r are q1, q2 and q3 respectively. It is found that all the sphere have the same electric charge density on the outer surface. So the ratio of charges q1, q2 and q3 on the spheres are। समझो बच्चों, 3 concentric sphere है, 1 2, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, JEE लेवल का दे दिया आपको। तो इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है 3r। इस पे नेट चार्ज कितना है भाई? इस पे नेट चार्ज आपको दिया है Q1, इस पे नेट है Q2 और इस पे नेट चार्ज है Q3। अभी समझो होगा क्या, हमको रेशियो लेना है उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब, लेकिन यहां पे सरफेस लेना पड़ेगा। सही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको चाहिए। तो भाई सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो σ1 इज इक्वल टू σ2 इज इक्वल टू σ3। सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Q1
पहले वाले का चार्ज अपॉन 4πr1²। वैसे यहां पर भी लिखेंगे, सही है, लेकिन एक मिनट समझो, पहले सब पे चार्ज क्या होगा वो हम यहां पे डिसाइड कर लेते हैं कि सब पे चार्ज क्या होगा। सोचो, इस पे नेट Q1 है, इस पे Q2, इस पे Q3। अभी हमने क्या किया बच्चों, अभी हमने क्या किया, इस पे तो चार्ज है प्लस Q1, तो ये क्या करेगा, इसके प्लस Q1 को अंदर बुलाएगा और इसके माइनस Q1 को, सॉरी मेरे से गलती हो गई, उल्टा लिखा मैंने, हाँ, ये प्लस Q1 क्या करेगा, ये जो सेकंड स्फीयर है 2r रेडियस वाला, उसके माइनस Q1 को अपनी तरफ खींचेगा और बाहर भेज देगा प्लस Q1। लेकिन बाहर तो ऑलरेडी Q2 था, तो इस पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 टोटल। इसकी आउटर सरफेस पे प्लस Q1 था, तो इसने सेकंड स्फीयर था, उसके माइनस Q1 को अपनी तरफ खींचा और प्लस Q1 को बाहर भेजा, लेकिन बाहर तो ऑलरेडी Q2 था, तो सेकंड के सरफेस पे कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब ये Q1 प्लस Q2 क्या करेगा, इसमें से माइनस Q1 प्लस Q2 जितना अंदर खींचेगा और बाहर धक्का देगा इसको Q1 प्लस Q2 को, लेकिन ऑलरेडी बाहर कितना था, Q3, तो यहां पे हो जाएगा Q3। तो जब आप कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स रख के अंदर वाले को Q1 दोगे, बाहर वाले को Q2, यहां पे Q3, लेकिन इसके बाहर Q1 ही रहेगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और इस पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और सबका सिग्मा 1 सेम है, सिग्मा सेम है। तो सिग्मा 1 पहले के लिए Q1 अपॉन 4πr², दूसरे के लिए लिखेंगे तो चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2 और 4π, r की जगह पे 2r का स्क्वायर, और तीसरे के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और वो हो जाएगा 4π, यहां पे 3r का स्क्वायर। 4πr² सब में से चले गए तो Q1 अपॉन 1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 9। चलो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं K। तो चलो Q1 कौन होगा बच्चों, Q1 आपका होगा K, Q1 प्लस Q2 कौन होगा 4K, लेकिन Q1 को हम K लिखेंगे तो Q2 आपको मिल जाएगा 3K। एक K यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ऑपोजिट जाएगा तो 3K। अभी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कौन है बच्चों, इसको बोलते हैं 9K। लेकिन ये कौन है, ये कौन है, ये तो 4K है, ये 4K उस साइड जाएगा तो Q3 आपको क्या मिलेगा 5K। तो देखो रेशियो क्या बैठा, Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, तो पहले के पास था K, दूसरे के पास था 3K, तीसरे के पास 5K, तो आपका रेशियो बैठेगा 1:3:5। कैसा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट था, ये GEE लेवल का होगा, सही है। इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन x एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू प्लेन। एक सिंपल चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में है, सॉरी मेरे से गलती होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो प्लेन होगा वो इसको परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा, YZ प्लेन में होगा। तो कहां पर है, YZ प्लेन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर गिवन फिगर। भाई इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखो ये पूरी एक प्लेट है, लेकिन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहां पे एक प्लेट है, उसको डिवाइड कर दिया, तो यहां पर एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और यहां पे K2। डिस्टेंस ऐसे दिया है, उसका मतलब आप कनेक्शन ऐसे देने वाले हो, कनेक्शन बैटरी के साथ। तो यहां पे दो कैपेसिटर बन गए, एक ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C1 और ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C2। इसकी एक प्लेट यहां पर और दूसरी यहां पर, इसकी एक प्लेट यहां पर, एक प्लेट यहां पर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में होंगे, और पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2। चलो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम वैसे तो लिखते हैं ε0 A/d, लेकिन जब बीच में कौन हो, वैक्यूम हो तो, लेकिन कोई मीडियम होगा तो यहां पे K ε0 लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे C1 के लिए K1 ε0, एरिया हमको लेना है A/2 क्योंकि पूरी प्लेट नहीं है, उसकी हाफ प्लेट है, अपॉन डिस्टेंस तो D होगा। और सेकंड के लिए K2 ε0 A/2 अपॉन D, सब में से ε0 A/2D कॉमन निकल जाएगा, तो आपको यहां पे मिलने वाला है K1 प्लस K2। कहां पर ऐसा आंसर, तो वो आपको मिल जाएगा A में। सही। 7
A block with dimension 1 by 1 by 100 centimeter having resistivity 3 into 10 to power minus 7 ohm meter. Find the resistance between two rectangular sides. यहां पे समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए तो बच्चों को पता चले कि क्या चल रहा है। देखो ये रेक्टेंगुलर क्यूब है जिसका ये 100 सेंटीमीटर, मतलब इसको 1 मीटर बोल सकते हो आप। ये जो है वो 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देख पाओगे कि ये दोनों जो पड़ रहे हैं वो स्क्वायर है, ये जो है ये वाले ये स्क्वायर है। हमको बैटरी यहां पे नहीं कनेक्ट करनी है, हमको कहां पे कनेक्ट करनी है, जो रेक्टेंगुलर साइड से वहां पे कनेक्ट करनी है। तो रेक्टेंगुलर साइड्स कहां पर है, एक ये रही, ये रही, तो मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं, और दूसरा ये रहा तो मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं बैटरी। सही है, ये बैटरी मैंने कनेक्ट किया। तो करंट कैसे फ्लो होगा भाई, करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये रेक्टेंगुलर जो होगा एरिया वो आपका एरिया हो जाएगा। तो यहां पे L क्या लिखूं मैं, 1 सेंटीमीटर 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। और एरिया क्या लिखूं भाई, एरिया मतलब इसका लेंथ इंटू ब्रेथ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा 10 टू पावर 2 मीटर स्क्वायर। सही है। और आपको रेजिस्टिविटी दी है रो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, ओम मीटर। तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो कौन है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये 10 टू पावर माइनस 2 और ये 10 टू पावर माइनस 2। तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ही आंसर आ गया। सही है, सही है, सही है, सही, देख लो एक बार, सही है, बराबर। सो नेक्स्ट 8, अ वायर विथ 8 ओम कंडक्टेंस, ओम कंडक्टेंस ये गलत लिखा है, 8 ओम या तो रेजिस्टेंस होगा या तो 8 ओम इनवर्स ये कंडक्टेंस होगा। हम दोनों क्लियर कर लेते हैं। और पोटेंशियल अप्लाई किया है 20 वोल्ट। व्हाट विल बी द करंट, भाई करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V बाय R। V कितना है 20, रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। भाई इसको रेजिस्टेंस बोला होता तो आपका आंसर आता 2.5 एम्पियर। सही है, लेकिन आपको कंडक्टेंस बोला है तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये 20 और ये 1/R आपको ऑलरेडी दिया है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है 1/R, तो ये 1/R ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 160 आंसर आएगा। मतलब दोनों दिए हैं, लेकिन आप देख लो यहाँ पे थोड़ा गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओम इनवर्स दिया होता तो ये आंसर आता, यहाँ पे कंडक्ट रेजिस्टेंस लिखा होगा तो ये आंसर आएगा। सही है। 9, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग मेटल इज हाफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। VD क्या होता है, I अपॉन ANE, लेकिन आप यहां पे एरिया कैसे चेंज कर रहे हो, आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर रहे हो, लेकिन करंट को कांस्टेंट रखते हो। इफ करंट इज कांस्टेंट, चलो A कौन है, कांस्टेंट, तो VD क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/A, और इसको आप हाफ कर दोगे तो VD डैश क्या हो जाएगा, VD डैश बाई 2 करोगे तो ऊपर चला जाएगा, पहले से डबल हो जाएगा। तो आपका आंसर डबल भी आ सकता है। लेकिन बच्चों आप एरिया भले क्या कर सकते हो, हाफ करोगे, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रखोगे तो वोल्टेज लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वोल्टेज लाने के लिए इसको जगह मैं लिखूंगा V की जगह पे, I की जगह पे V बाय R ANE, यहाँ पे V R की जगह पे लिख सकते हैं रो L अपॉन A इंटू NE ANE, AA निकल गया। तो देखो एरिया पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो जो V कांस्टेंट है तो वो एरिया पे तो कांस्टेंट ही है, मतलब आपका नया वही होगा। तो देखो दोनों ऑप्शन है, रिमेन्स कांस्टेंट एंड डबल्ड। सही है, तो याद रखो यहाँ पे दोनों आंसर बन सकते हैं। कौन सा आंसर कब लिखना है वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। ये गलत क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे करंट कांस्टेंट रख रहे हो, आपको कंडीशन देनी पड़ेगी यहाँ पे, by keeping current constant we are making half the area। सही है, लेकिन जो आप वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे हो तो फिर ये कांस्टेंट ही रहेगा। सही है बच्चों। 10, a current carrying coil is subjected to a uniform magnetic field, the coil will orient so that its plane becomes, हमने पढ़ा है कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने के कारण टॉर्क क्या होता है भाई, एम बी साइन थीटा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा।
तो टॉर्क 0 होने के लिए ए और बी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होना चाहिए। भाई 0 डिग्री होने के लिए उसका प्लेन जो है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो, उसके लिए उसका जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो कहां पर है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। 11, if a current carrying small loop behaves like a small magnet, if A be its area and M is a dipole moment, what will be the current in the loop? अरे यार, M is equal to निया, नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले लेंगे, 1, तो करंट आपको पूछा है तो M upon A। 12, a horizontal overhead power line carries current 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and the direction of magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? देखो मैग्नीट्यूड तो गिनने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सभी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड सेम है। फिर भी ये दिल है कि मानता नहीं, तो हम गिन लेते हैं। म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू 0 आपका है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। करंट आपको दिया है 90 एम्पियर और 2 पाई, डिस्टेंस क्या है बच्चों, आर 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 1.5। तो यहां पे करोगे तो ये 2, यहां पे करेंगे तो 60, तो यहां पे 120 इंटू 10 टू पावर -7, 1.2 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। चलो बराबर है, तो ये आपको बी मिला। अभी आपको उसकी डायरेक्शन मैटर करेगी। तो देखो हमने पढ़ा है बायो सावर्ट्स लॉ, पर बी का फॉर्मूला क्या है, डीबी होता है आई डी एल क्रॉस आर। अभी मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, सिर्फ डायरेक्शन के लिए ही बात करेंगे। इसका यूनिट वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो समझो एक चीज, मैंने आपको क्या सिखाया था, आइडियल क्रॉस आर करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में आपकी राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए। तो पहला वेक्टर कौन है, करंट का वेक्टर, मतलब करंट एलिमेंट। तो हम करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स रखेंगे, और जिस डायरेक्शन में पॉइंट है उसकी तरफ अपनी फिंगर्स बेंट होनी चाहिए। तो थंब जो डायरेक्शन में रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हाँ, तो यहां पर देखेंगे कि जो करंट है, करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो मैं बोलता हूं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट टोटली वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। करंट कैसे पास हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, करंट ऐसे जा रहा है। तो मैं अपनी फिंगर कैसे रखूंगा करंट की डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो ये कौन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, सही है, ओके, ऊपर नीचे। तो यहां पर करंट जा रहा है वेस्ट तरफ, तो मैं अपनी फिंगर ऐसे रखूंगा। कोई बोलेगा सर ऐसे क्यों रख रहे हो, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो। भाई मैं कैसे भी रख सकता हूं, लेकिन आपका पॉइंट कहां पर है, आपका पॉइंट है 1.5 बिलो द लाइन। तो ये जो लाइन है मैंने उसकी करंट की डायरेक्शन में मैंने फिंगर रखी, और पॉइंट कहां पर है, नीचे। तो मुझको नीचे फिंगर बेंड्स करनी है। नीचे बेंड करने के लिए मुझको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसे रखूंगा तो बेंड नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो थंब्स कौन सी डायरेक्शन में आए, साउथ की डायरेक्शन में। तो आपको करंट मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा टुवर्ड्स साउथ। कहां पर है ऐसा आंसर, बिलो द वायर। और अरे अबव द नॉर्थ, ये भी सही है आंसर। क्या यार, करंट ऐसे जा रहा है, बिलो द लाइन आपको साउथ मिलेगा और अबव द आपको नॉर्थ मिलेगा। तो ये दोनों आंसर सही है। 13, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, F इज इक्वल टू QM इंटू बी। यहां पे ओके, बस यही लिखेंगे ना। तो B इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे फोर्स अपॉन QM। ये कौन है, मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हो या पोल स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ बोल सकते हो। ये भी तो सही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, लेकिन एप्रोप्राइटी ये बैठता है। 14, when a bar magnet is divided into 2 pieces, लेकिन कैसे, हाँ, जो 2 पीस में डिवाइड करोगे तो दोनों इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। बोथ पीसेस बिहेव लाइक इंडिविजुअल मैग्नेट, सिंपल है, वो तो हमको पता होना चाहिए। 15, a loop with single turn has area vector, आगे आ गया ये क्वेश्चन। तो यहां पे एरिया वेक्टर दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, आपको फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने लिखा है B डॉट ए। बी कौन है बच्चों, 0.5
0 0। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ x डायरेक्शन में, y कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। इसमें एरिया वेक्टर लिखेंगे तो 30, 16, 25 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट 0.5 इंटू 30 प्लस ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ -14। ये हो गया 15 इंटू 10 टू पावर -14 वेबर। तो आपको आंसर मिल जाएगा 8। 16. Two inductors, each of inductance L, are connected in parallel. One more inductor of value 5 millihenry is connected in series of this configuration. Then the effective inductance is 15 millihenry. The value of L is. भाई समझो, दो इंडक्टर जिनका इंडक्टेंस है L, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और उसके साथ हमने 5 मिली हेनरी के एक और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और इन सबका L इक्विवेलेंट हमको मिल रहा है 15 मिली हेनरी। शायद 15 मिल रहा, ये रहा 15 मिली हेनरी। ओके, तो एक काम करते हैं, इंडक्टर का कनेक्शन किसको फॉलो करेगा? रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, जब दो पैरेलल होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट होगा L/2, है ना, L/2। और इसके साथ ये सीरीज में तो +5 करेंगे और ये सब करके मिल कितना रहा है? 15। L/2 फाइंड करना है तो L/2 ये ऑपोजिट जाएगा तो 10, तो L आपको मिल जाएगा 20 मिली हेनरी। कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आपको D मिलेगा। 17. According to Faraday's law of electromagnetic induction, क्या था? E is equal to -d phi b upon dt. Rate of change of magnetic flux produces EMF, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। 18. An electric bulb has 100 watt rating and 220 watt power supply. The resistance is R इज इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए V²/P, P इज इक्वल टू V²/R, तो R इज इक्वल टू V²/P। ये आपका 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपको दिया है, पावर आपको दिया है 100, तो ये हो जाएगा 48400, दो जीरो कट जाएंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। 19. इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द रेशियो इज 1:2, NS NP अपॉन NS, मतलब प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी का रेशियो है 1:2। सही है। Lagrange cell is connected across the primary, the voltage developed in secondary। भाई प्राइमरी में आपको वोल्टेज दिया है, प्राइमरी में 1.5 वोल्ट, तो आपको सेकेंडरी में चाहिए। चलो यहाँ पे करेंगे VS अपॉन VP, तो यहाँ पे कर सकते हैं NS अपॉन NP। VS पता नहीं है, VP 1.5 और ये रेशियो NP अपॉन NS है, लेकिन हमको NS अपॉन NP चाहिए तो उसका उल्टा कर लेंगे तो NS हमको 3 वोल्ट मिल जाएगा। कहां पर है? A में। 20. वॉटलेस करंट इज पॉसिबल इन विच सर्किट? वॉटलेस, पावर लॉस नहीं होना चाहिए। पावर कौन लॉस कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो जो लॉस कर रहा है वो कंपोनेंट होना नहीं चाहिए, तो यहां पे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ओनली R नहीं चलेगा, RC नहीं चलेगा, RL नहीं चलेगा, हाँ ओनली L चलेगा, ओनली C चलेगा या LC चलेगा। सही है। 21. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पैरेलल टू, हमको ये तो प्रॉपर्टी है, कौन? E क्रॉस B की डायरेक्शन में। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EZ 100 cos 6 × 10⁸ × 4x propagates in a medium, then the dielectric constant। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? μ1 ले लेंगे 4π, चलो कर लेते हैं। मीडियम बोला है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए था, मुझको परमेबिलिटी भी चाहिए कि नहीं। देखो सबसे पहले इसकी स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड होगा ω/k। ओमेगा कौन है बच्चों? 6 × 10⁸ और k कौन है? तो 4, तो v आपको मिल जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, याद रखो ये। इनको नॉन मैग्नेटिक मीडियम ऐसा बोल देना चाहिए था शायद। चलो तो v क्या है? ω/k, तो हमने पहले v फाइंड कर लिया। अभी v का फॉर्मूला हमारे पास है 1/με।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ एप्सिलॉन, लेकिन बाकी की वैल्यूज क्या लेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे 1/μr, μ0, यहाँ पे k एप्सिलॉन 0। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। मुझको तो डाउट है ये क्वेश्चन में कुछ गलत है, कुछ गलत है बच्चों, कुछ गलत है। यहाँ पे कोई डेटा मिसिंग है। यहाँ पे वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन वो मीडियम की परमेबिलिटी क्या है वो तो हमको पता नहीं है ना। 1 पकड़ के चले, परमेबिलिटी को 1 पकड़ के चले। चलो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, तो क्या होता है वो देख लेते एक बार। तो k हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 इंटू वी स्क्वायर 1/8.85, और वेलोसिटी आपके पास है 1.5। अरे पावर भी सेट नहीं होगी ना, वो -12। नहीं भाई, कुछ गलती है, छोड़ो, कुछ गलती है, कुछ गलती है, कुछ गलती है। नेक्स्ट 23, इफ द इमेज बाय कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, समझो एक चीज, द इमेज बाय कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकल लेंथ हम ले सकते हैं -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ हाफ होगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्केव है तो माइनस लिया। अभी इमेज का जो साइज है वो ट्वाइस टू ऑब्जेक्ट, मतलब आपका मैग्निफिकेशन होगा 2, लेकिन ध्यान रहे हम इसको मॉड्यूलस में लेंगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होता है, कॉन्केव मिरर, हाँ, वो रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। रियल एनलार्ज्ड हो सकती है, और जो वर्चुअल बनेगी वो तो एनलार्ज्ड ही होगी। तो आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा मिल रहा है, मतलब वो दोनों हो सकता है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। तो हम उसका मैग्निफिकेशन 2 तरीके से गिनेंगे, एक 2 लेके गिनेंगे, एक -2 लेके गिनेंगे। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है f/f - u। बस तो वैल्यू रखेंगे और u फाइंड करेंगे। f कितना है बच्चों, f कितना है, तो सबसे पहले फोकल लेंथ हम लेंगे -20, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ये -20, और u माइनस u कर सकते हैं इज इक्वल टू 2। तो यहां पे माइनस निकाल देंगे, तो 20/20 माइनस u इज इक्वल टू 2। 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 2u, 2u इज इक्वल टू 20, सो u आपको मिलेगा 10। 10 है आंसर, नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे f कितना, -20 माइनस u इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 20/20 माइनस u इज इक्वल टू -2, तो 20 इज इक्वल टू -40 प्लस 2u, सो 2u इज इक्वल टू 60, सो u इज इक्वल टू 30। देखो तो यहाँ पे 30 आंसर आ सकता है। तो आप जो डायरेक्ट 2 लेके करोगे तो 10 आंसर आएगा, 3 लेके -2 लेके करोगे तो 30, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे उनको बोलना चाहिए था कि भी इमेज, हाँ आपको ये कॉम्प्लिकेटेड बनाना था इसलिए उन्होंने नहीं बोला है, बाकी थोड़ा इजी बनाना तो वो बोल सकते थे कि भाई इमेज इज वर्चुअल और रियल। 24, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म इज 40 डिग्री, इट्स प्रिज्म एंगल शुड बी व्हाट टू गेट रे विथ मिनिमम डेविएशन। क्या बात यार, मिनिमम डेविएशन चाहिए, क्रिटिकल एंगल बोला है 40 डिग्री। ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने आगे करवाया था उसमें भी। समझो मिनिमम डेविएशन कैसे करेंगे इसको, क्रिटिकल एंगल बोला है 40 डिग्री, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो रे आने वाला है, यहाँ से जो रे आने वाला है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये एंगल होगा आपका कितना 40 डिग्री। लेकिन प्रिज्म एंगल कितना वो तो कुछ पता नहीं है। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कुछ और डेटा तो दिया नहीं है, तो n2/n1 यहाँ पे लिख सकते हैं साइन a प्लस डेल्टा m/2। नहीं भाई, यहाँ पे कुछ तो लफड़ा है। प्रिज्म ये 40 डिग्री कौन है, क्रिटिकल एंगल दिया है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मिनिमम डेविएशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पे।
देखो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एन आप पहले फाइंड कर लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो हमको पता है क्रिटिकल एंगल होगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n। तो साइन 40 डिग्री आपको दे देगा 1/n, तो n आपको मिल जाएगा, जो भी वैल्यू है आप देख लेना, उसका उल्टा कर देना, सही है, साइन 40। अभी आपको मिनिमम डेविएशन चाहिए। भाई मिनिमम डेविएशन चाहिए तो ये एंगल 40 डिग्री होगा, ऐसा बोला किसने? क्योंकि भाई हमको मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे रे पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सम डेटा मिसिंग, आप यहाँ पे नहीं गिन पाओगे इसको, सही है। 25th, a tank is filled with water to height of 12.5 centimeter. The apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter. एक टैंक थी, उसके नीचे एक नीडल थी, उसमें जब हमने, आज ब्लू है पानी 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 भर दिया, पानी है ना, ओके वाटर, तो आपने जब यहां से देखा तो उसकी डेप्थ कितनी थी? 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन वो आपको दिखी यहाँ पे, ये आपको दिखेगी यहाँ पे 9.4 सेंटीमीटर पे, और आपने उसको माइक्रोस्कोप से देखा यहाँ पे। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का फाइंड करना है। बाहर कौन है? एयर। तो हम कर लेते हैं कि भाई HO, ये कौन है आपका? HO ओरिजिनल डेप्थ। ये कौन है? HI मतलब वर्चुअल डेप्थ। तो हमने लिखा था HI/HO इज इक्वल टू N एयर, जहाँ से देख रहे हो, अपॉन वाटर। तो HI आपका है 9.4 है ना शायद, 9.4, ये आपका है 9.4 और ये आपका है 12.5। यहाँ पे 1/NW करोगे तो NW आपको मिलेगा 12.5/9.4, ये आपको 1.33 दे देगा। सभी ऑप्शन तो सेम ही है, मतलब आपको वो तो काउंट ही नहीं करना था। अभी आगे क्या बोला है? इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन नीडल अगेन। अभी मैंने यहां पर जो आपका टैंक था उसमें हमने क्या भर दिया बच्चों? यहां पे कोई और लिक्विड भर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका? लिक्विड का 1.63। तो ओरिजिनल डेप्थ कितनी थी? ओरिजिनल डेप्थ तो आपकी जो थी वो ही थी, कितनी? 12.5। लेकिन अभी आपने लिक्विड अलग से भर दिया तो ये आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा, मतलब ये उसकी वर्चुअल डेप्थ हो जाएगी HI'। पहले आपका माइक्रोस्कोप कहां था? पहले आपका माइक्रोस्कोप यहां पर था। पहले इमेज कहां पर थी? पहले जो इमेज थी वो यहां पर थी, ये वाली। लेकिन आपने थोड़ा और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम भर दिया तो ये थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो जितनी वाटर में इमेज बन रही थी, जहां पर वाटर में इमेज बन रही थी और लिक्विड में बन रही है, तो लिक्विड की इमेज थोड़ी ऊपर चली गई। तो आपको रीफोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को भी थोड़ा ऊपर कर देना पड़ेगा। कितना? जितना ये इमेज में शिफ्टिंग हुआ। तो पहले इमेज यहां से 9.4 पे दिख रही थी और अभी कहां पे दिख रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो HI/HO is equal to N air/N liquid. So HI/12.5 is equal to 1/1.63. So HI is equal to 12.5/1.63 करेंगे। 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63 क्या आया? 7.7। ये आ रहा है 7.7 मीटर। तो आपको शिफ्टिंग करना है तो डेल्टा H इज इक्वल टू, पहले कितने डिस्टेंस पे थी? 9.4, अभी 7.7 पे है तो ये हो गया 1.7 जितना आंसर आपका बैठ जाएगा। सही है, सही है। 26, इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 36:1, इंटेंसिटी बोला है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I max/I mean इज इक्वल टू 36:1। लेकिन हमको पता है कि भाई जो मैक्सिमम होगा वो E1 प्लस E2 के प्रपोर्शन में होगा और मिनिमम होगा वो E1 माइनस E2 के प्रपोर्शन होगा व्हेन E1 एंड E2 स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। ओके, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 वो हो जाएगा 6:1। स्क्वायर रूट निकाल दिया, सामने मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यहाँ पे हो गया E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 6E1 माइनस 6E2।
कर दिया ना, ये सामने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया, इसको ऑपोजिट भेजेंगे तो 5e1, इसको ऑपोजिट लाएंगे तो 7e2, तो e1 अपॉन e2 आपको क्या मिलेगा बच्चों, 7/5। कहाँ पर ऐसा आंसर आपको डी में मिलेगा। 28. In Young's double slit experiment, if the distance between two slits is equal to the wavelength of used light, then the maximum number of bright fringes obtained on the screen will be. मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने लिखा था d sin थीटा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m लैम्बडा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है कि दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है d, वो वेवलेंथ के बराबर ही है। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज इक्वल टू द वेवलेंथ, जो ये दोनों इक्वल है तो साइन थीटा आपका मिल गया m। लेकिन साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, उसका मतलब m की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो गई। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर तक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर तक। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या कि जो आपको यहां पे मिलने वाली है वो तो सेंट्रल मिलेगी, m इज इक्वल टू 0, दूसरी यहां पे मिलेगी और यहां पे मिलेगी, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1। तो ऊपर एक, नीचे एक और सेंट्रल में एक, तो आपको 3 ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। 28. Which of the following is wrong for interference fringes? एक एक करके पढ़ते हैं। Fringes are due to limited portion of wavefront। पर इंटरफेरेंस में लिमिटेड वेव फ्रंट नहीं होता, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज आने चाहिए। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस रॉन्ग की, रॉन्ग बोला है तो ये रॉन्ग ही है ना। ओके, बाकी के भी देख लेते हैं। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट, सही है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंज इज कांस्टेंट, वो भी सही है। फ्रिंजेस आर ड्यू टू यूज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, ये भी सही है। रॉन्ग करना था इसलिए ए आया। 29. इफ द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम इज 4.5 एंड 2.3, इसको मैं फिर से 6 कर देता हूं रिस्पेक्टिवली। इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम, नहीं इसको नहीं करना है क्योंकि नीचे वैल्यू दिए ऑलरेडी। ओके, रेशियो नहीं पूछा है। तो बच्चों, इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज 5460 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन। वर्क फंक्शन दिया है तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, hc अपॉन लैम्बडा 0। इट मींस वर्क फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। ओके, तो लैम्बडा नॉट ऑफ टंगस्टन एंड लैम्बडा नॉट ऑफ सोडियम सामने प्रोपोर्शन लेंगे तो रेशियो उल्टा आएगा, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन। चलो, तो टंगस्टन का क्या है, फाइंड करना है। ये कौन है, 5460 सोडियम का। वर्क फंक्शन सोडियम का क्या है, सोडियम का 2.3 और इसका 4.5। चलो कर लेते हैं, इसको सामने भेज के। तो 2.3 डिवाइडेड बाय 4.5 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5460, क्या आ रहा है, 2791। ओके, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, इसको सामने भेज सकते हो ना और फिर कैलकुलेशन कर लेना। 30. If the work function of target material is 1.24 eV and the wavelength of incident light is 436 nanometer, what is the stopping potential? और HC हमको दिया है 1240 eV नैनोमीटर। याद रखो बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा माइनस फाई नॉट। वर्क फंक्शन हमको दिया है, वेवलेंथ भी दी है, तो V नॉट हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HC अपॉन लैम्बडा E अपॉन फाई 0 अपॉन E। HC को लेना है 1240 eV और नैनोमीटर मतलब -9 अपॉन लैम्बडा कितना है बच्चों, 436 इंटू 10 टू पावर -19 999 नैनोमीटर है, और E है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, और माइनस वर्क फंक्शन कितना है 1.24 eV अपॉन E। E कट हो गया, यहाँ पे E कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो इसको करेंगे 1240 डिवाइडेड बाय 436, क्या आया 2.84 4 माइनस 1.24, ये करोगे तो 1.6 आ जाएगा। कहाँ पर ऐसा आंसर, ये रहा, सही है। चलो नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच 6 into 10 to 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, द पावर इज दिस, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे फोटोन की एनर्जी करनी है, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू। h होगा 6.625 इंटू 10 टू पावर -34 और फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 टू 14। ये क्या होगा बच्चों, 6 6 36 और ऊपर 3.6 मतलब 40 के अराउंड कुछ आएगा, मतलब यहाँ पे ये है ना, मैं 39 लिख देता हूँ, 39.8 जैसा कुछ आएगा, -20 जूल।
एक पॉइंट कवर कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा बी। 32 द एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, एज पर बोहर मॉडल mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 लेकिन v की जगह पे हम लिख सकते हैं r ओमेगा इंटू आर, मतलब यहां पे r² हो जाएगा इज इक्वल टू nh अपॉन 2 हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि r² ओमेगा, देखो बाकी के सारे कांस्टेंट है तो r² ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू n, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन r²। हाँ तो हम लिख सकते हैं ना n, r की जगह पे n² का स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू n²। इसको ठीक कर लो तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब के प्रोपोर्शन में आएगा। एंगुलर स्पीड बोला है, ध्यान रखना एंगुलर स्पीड बोला है। अभी ऑर्बिटल स्पीड बोला होता तो मैं सिर्फ v लिखता, ऑर्बिटल स्पीड बोला होता तो क्या करते, या तो उसकी स्पीड बोलते तो वी आर प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन r प्रोपोर्शनल टू n² और n तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n आंसर आता। याद रखना ऑप्टिकल स्पीड ऑर्बिटल स्पीड बोलेंगे तो ये, एंगुलर स्पीड बोलेंगे तो ये। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस देन द काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू u/2, टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल। सो पोटेंशियल काइनेटिक फाइंड करनी है हमको, तो काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस u/2 बोल सकते हो, तो माइनस 1/2 और u कौन है बच्चों, -² अपॉन 4πε0 r, तो ये प्लस में आंसर आ ही जाएगा। 34 if 13.6 energy is required to ionize hydrogen atom then the energy required to remove an electron from n is equal to 2, जिस ऑर्बिट में जितनी बाइंडिंग होगी हमको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो z² अपॉन n²। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की, तो ओके z1 ले लेंगे और हमको कौन सी ऑर्बिट में से दूर करना है, सेकेंड ऑर्बिट में से, तो वैसे तो हमको ये वैल्यू पता होनी ही चाहिए -3.4 eV, तो हमको उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी आयोनाइज करने के लिए। 35 द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, न्यूक्लियर रेडियस r किसके प्रोपोर्शन में, a⁻⁴ a के क्यूब रूट के प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है और कोई तो है नहीं, तो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी 0 लिख देंगे। न्यूक्लियस बोला है, कोई ये लिख के मत आना, वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, हमको न्यूक्लियस की पूछी है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 37 अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर a 240 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 7.6 मेगा eV, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ a 120, एटॉमिक मास 120 है, with binding energy per nucleon 8.5 मेगा eV, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। एक सिंपल चीज, एक X मटेरियल था जो 240 एटॉमिक मास था, उसका सडनली Y न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया, वो जिसका ये एटॉमिक मास है 120, लेकिन ऐसे एक नहीं ऐसे 2 बनेंगे ना बच्चों, तो एनर्जी कितनी है चलो देख लेते हैं। इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 240 जितने, पर न्यूक्लियन एनर्जी क्या है 7.6 पर न्यूक्लियन, और ऐसे न्यूक्लियन से कितने हैं 240, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी है इसलिए मैं नेगेटिव में लिखता हूं, इज इक्वल टू, इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.5, इसकी पर कितने 8.5 मेगा eV, लेकिन ऐसे न्यूक्लियंस कितना है इसमें 120, लेकिन बच्चों ऐसे न्यूक्लियाई भी 2 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतनी होगी नेगेटिव में प्लस E। इसको ऐसे ही रहने दो, 240 इंटू 7.6, ये 240 हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा, तो 240 इंटू 8.5 इज इक्वल टू E, दोनों में से कॉमन कर लेंगे 240, 8.5 माइनस 7.6 इज इक्वल टू E, E इज इक्वल टू 240 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 216 मेगा eV आ जाएगा शायद, ओके यही है। 38 इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एन टाइप, तो हम 2 चीजें क्लियर कर लेते हैं, एक तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी होगी और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे और होल्स माइनॉरिटी होंगे,
चलो तो एक टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, यहां तक सही है। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, वो तो यहां से ही गलत है। होल्स आर माइनॉरिटी सही है। पेंटावेलेंट्स आर डोमिनेंट, यही भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा बैठेगा? सी। 39 व्हाट इज एडेड टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप करना है तो आपको +5 पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करनी पड़ेगी। कौन है ऐसा? तो गैलियम नहीं, ये तो ट्राइवेलेंट है। आर्सेनिक यस, ये पेंटावेलेंट है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। बाकी इंडियम भी 3 है, एल्यूमिनियम की +3 है, याद रखना। 40 रीजन ऑफ पीएन जंक्शन अदर देन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इज डेप्लेशन रीजन। कौन हो जाएगा ये? डेप्लेशन रीजन। सिंपल 40 MCQ हो गए। तो पेपर नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। सही है, फिर से एक बार रिवीज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में पेपर नंबर 4 लेके आएंगे, तब तक मेहनत करते रहना, फॉर्मूला तैयार करते रहना। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।